कनाडा से बांग्लादेश की तरफ आने की अनुभूति हो जाएगी आपको। कंप्लेन करने जाओ तो एफआईआर हो जाएगी, या आप पिंक बूथ चले जाओ, पिंक बूथ में ताला है। करोल बाग में इलाके में हम आए हुए हैं। सरेआम दिन दहाड़े एक मनचले ने उसको गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार करा। सेफ्टी तो नहीं है। 6 महीने पहले का आंदोलन चल रहा था, तो क्या उसके बाद कुछ बदला यहाँ पर अतीसी जी आई कि लाइब्रेरी जो अंडरग्राउंड थी वो सब बंद हुई है। एमसीडी के कमिश्नर से हम मिलने गए, वो हमसे कह रहे थे कि भैया आप एक काम करिए, हम लोग के ज़माने में ये था कि हम लोग घर ही में पढ़ लिया करते थे, आप लाइब्रेरी क्यों जाते हैं। एलजी साहब को थोड़ा भी शर्म नहीं आया कि 40 सीट हम भिखमंगे हैं क्या, हम यहाँ पर लाखों की संख्या में रह रहे हैं, आप 40 सीट की लाइब्रेरी बना के दो। सर मेरा मानना है कि यहाँ पर सबसे करप्ट बॉडी जो है दिल्ली सरकार के अंदर सर एमसीडी है। दिल्ली के तमाम नज़ारों में से एक नज़ारा दिल्ली की कोचिंग मंडी का भी है, जो चर्चा में बनी रहती है। हाल में जुलाई में एक घटना हुई थी, एक कोचिंग संस्थान के अंदर कुछ बच्चे पानी भर जाने से और डूबने से उनकी मौत हो गई थी, जिसको लेकर एक बवाल हुआ, पूरे देश में एक गुस्सा व्याप्त हुआ, आंदोलन हुए यहाँ पर। उसी करोल बाग में इलाके में हम आए हुए हैं, थोड़ा बच्चों से जानने समझने। दिल्ली चुनाव का मौका है, तो चुनाव से आप देखिए 6 महीने पहले का आंदोलन चल रहा था, तो क्या उसके बाद कुछ बदला यहाँ पर, क्या जो गड़बड़ियाँ बताई जा रही थी इस पूरे क्षेत्र में कुछ उसमें बदलाव आया। बच्चे जो कल को आईएएस आईपीएस बनेंगे, यूपीएससी के छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में, चुनाव के बारे में, दिल्ली चुनाव के बारे में, ये जानने समझने का आज प्रयास करेंगे। तो ऐसे दिल्ली के करोल बाग इलाके में कुछ बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करते समझते हैं कि वो क्या बताते हैं, कुछ बदला कि नहीं बदला, या लोग जो अपने देश में आदत है भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। जो घटना हुई थी, कुछ बच्चों की मौत हुई थी, क्या लोग भूल गए, समझते हैं। नमस्कार, थोड़ा मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। नमस्कार। हाँ, दिल्ली चुनाव चल रहे हैं, मैं उसके लिए दिल्ली घूम रहा हूँ, मगर अभी से आप देखिए 6 महीने पहले एक घटना यहाँ पर हुई थी करोल बाग में, जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा था। आप लोग मुझे लगता है आंदोलन किए होंगे, सभी छात्र उतरे हुए थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज की तारीख में क्या स्टेटस है करोल बाग में। जो गड़बड़ियाँ उसमें शिकायतें आप लोग कर रहे थे और लग रहा था कि सरकार बड़ा एक्टिव है, प्रशासन बड़ा एक्टिव है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्या कुछ बदला कि नहीं बदला? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रॉबिन सिंह है और मैं यहाँ पर पिछले 3 साल से हूँ करोल बाग में। जी 3 साल से आप लगभग यहाँ पर हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक तरीके से दिल्ली के रहवासी तो हो ही गए हैं। मैं बिल्कुल यहाँ प्रवासी हूँ और मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कोचिंग गया, वहाँ पर मैंने टैक्स दिया है और मैं यहाँ पर हर महीने टैक्स देता हूँ। और मैं इस टैक्स देने के नाते यहाँ पर जो भी हमारे साथ असुविधाएं जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, उस पर ज़रूर बोलूँगा। हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट करा, आप जैसा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पर। प्रोटेस्ट के बाद यहाँ पर बदलाव मिनिमल, मतलब बहुत ही कम से कम यहाँ बदलाव दिखा। यहाँ जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे अभी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री जी हैं, उस समय वो एजुकेशन मिनिस्टर कहलाती थी, वो भी यहाँ पर आके बैठी। उन्होंने एक लाइब्रेरी प्रॉमिस करी थी, लाइब्रेरी बनी नहीं सर अभी तक हम यहाँ पर लाइब्रेरी के फ़ीस दे रहे हैं 2000, 2500, 3000, 3500, ऐसा हमारा फ़ीस है। आप यहाँ करोल बाग गली है सर, ओआरएन तो फिर भी आपको बहुत जन्नत मिलेगा। आप ओआरएन से यहाँ करोल बाग की तरफ आइएगा तो कनाडा से बांग्लादेश की तरफ आने की अनुभूति हो जाएगी आपको। हाँ बता रहा हूँ मैं। आप यहाँ से निकलिए और यहाँ पर देखिए कि तारें लटकी हुई हैं, तारें लटकी हुई हैं, और उसी तार के वजह से एक हमारा भाई था जिसकी मौत हो गई थी अभी, और यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। आप यहाँ पर तारें देखिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो भी रेंट सिस्टम है, ब्रोकरेज सिस्टम है, यहाँ पर बिल्कुल भी वो ख़त्म होगा कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो मेयर साहिबा हैं, उनके खुद के घर वाले यहाँ पर ब्रोकरेज और ये जो है दिलाने का काम करते हैं, बिल्डिंग दिलाने का काम करते हो, कभी चाहेंगे नहीं कि उनका फ़ायदा कम हो। यहाँ क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत एग्जिस्ट कर रही है, और ये तब तक करेगी जब तक यहाँ पर सरकार के एथिकल बिहेवियर में नहीं चेंज आएगा, नैतिकता में चेंज नहीं आएगी। सरकार बदलेंगी, दूसरी सरकार भी आएगी, यही करेगी। क्योंकि बच्चे बहुत सॉफ्ट टारगेट रहे हैं, हर बार से उनको टारगेट बनाया गया है और अभी भी बनाया जा रहा है। और दिल्ली चुनाव आ रहा है। दिल्ली चुनाव का ये है कि यहाँ पर हम प्रवासी, हमारे पास वोटिंग राइट नहीं है, हमसे कोई मिलने नहीं आया। करोल बाग के विधायक मेरे को लगता है कि विशेष राय जी हैं, विशेष कुछ हैं उनका नाम, वो अभी तक मिलने नहीं आए। और यहाँ पर आप देखिएगा तो इस 500 मीटर के दायरे में सैकड़ों कोचिंग मिलेंगी आपको और लाखों स्टूडेंट मिलेंगे, लेकिन उन विधायक जी को ये फुर्सत नहीं मिली कि भाई यहाँ पर जो स्टेक होल्डर है इस एरिया का, उसी से हम जाके मिले।
विधायक जी लोग आप लोगों से मिलने क्यों आएंगे? आप लोग वोटर तो हो नहीं, उनके दिमाग में तो ये चलता होगा ना कि जिनसे वोट मिलना है, वही वाला मामला है ना कि लेन देन वाला। भाई उनको देंगे, उनसे मिलेंगे जाके चुनाव के वक्त, जिनसे वोट मिलना है। पर आप लोग की समस्याएं जायज़, मैं जो मुद्दे की बात चुनाव की बात आप लोगों से करूंगा, पर बाद में करूंगा मुझे लगता है। पहले आप लोगों से बात करनी चाहिए कि आप लोग के जो मुद्दे हैं क्या उसमें कुछ बदला कि नहीं बदला, जो उसमें आप लोग हल्ला कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे उसको लेकर। देखिए विशाल झा जी, मैं कर रहे हैं लगभग 1 साल वाजीराम का स्टूडेंट हूँ। ये प्रोटेस्ट के बाद बस एक ही चीज़ बदला है, लाइब्रेरीज का फीस बढ़ गया है, जो कि कम होना चाहिए। अब हमारे पॉकेट पे और ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि जो पहले इलीगल लाइब्रेरी जो अंडरग्राउंड में चलती थी वो उनका रेट बहुत कम होता था, ठीक है। अब जब से वो बंद हुआ है तो लाइब्रेरी की संख्या कम हो गई है, और जिस वजह से उसका रेट महंगा हो गया है। और कितना था, कितना हो गया? जैसे कि पहले जब हम लाइब्रेरी में ज्वाइन किए थे तो उस वक्त 1000 रुपये 1200 रुपये में लाइब्रेरी मिल जाती थी। अब आप कहीं पे भी जाइए 3500 से कम का सीट नहीं मिलेगा। इस वजह से ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है हम लोगों के बीच में, आर्थिक दबाव पड़ रहा है हम लोग पर। और दूसरा है ये कि उस दरमियान काफ़ी कोचिंग वाले ने बोला कि हमारे तरफ से जो भी बच्चे यहाँ पे डेथ किए हैं उनके परिवार को इतना अमाउंट जो है सर्टेन अमाउंट दिया जाएगा सॉलिडारिटी के रूप में, लेकिन उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं की गई। बोलने वाले काफ़ी कोचिंग के लोग आज सामने आए, प्रेस रिलीज़ किए, लेकिन उस पर वो थोड़ा सा डाउटफुल रहा। ये तो समस्याएं हैं। और पानी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो आंदोलन किया, बिल्कुल पूरे देश का मीडिया यहाँ पर मौजूद था, उसका कोई है, और आप लोगों को रिजल्ट गुस्सा पूरा देश ने देखा, पूरे देश में गुस्सा था उस वक्त, मगर कुछ हुआ नहीं उसके बाद, है। वो जो भूलने वाली आदत है हमारे देश में वो यहाँ जारी रहेगी, है। कुछ नहीं बदला, तारे वैसी लटकी हुई हैं, पानी ड्रेनेज वाली व्यवस्था, उसको लेकर कुछ हुआ। ये जो अंडरग्राउंड में लाइब्रेरीज चल रही थी उसको लेकर था बड़ा एक्शन, उसमें देख रहा था मैं, लिया जा रहा था। देखिए लाइब्रेरीज पे ये है कि लाइब्रेरीज के संचालक यहाँ के रहने वाले नहीं हैं ज़्यादातर, वो ये बिल्डिंग यहाँ के लोगों की है, लेकिन वो लाइब्रेरी चलाने वाले बाहर के लोग हैं, तो इसलिए उन पर एक्शन कर लिया गया। और वही बात की जाए ब्रोकर तो यहीं के हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं किया गया। आज भी धड़ल्ले से जो है मनमाना रेट चल रहा है यहाँ पर। रेट चल रहा है, थोड़ा बताइए। क्या होता है ब्रोकरेज जैसे होता है, आप कहीं पे आप रूम लेने जाएंगे ब्रोकर के थ्रू, तो वो 1 महीने का आपसे किराया मांगेंगे, फिर उसमें आप नेगोशिएट कीजिए, वो बोलेंगे कम से कम हमको 25 दिन का किराया दीजिए। अब 12-15 हज़ार रुपया एक छोटा सा कमरा का रेंट है, आप पहले महीने अब उसको सिक्योरिटी दीजिए मकान मालिक को, ब्रोकरेज दीजिए, एडवांस रेंट दीजिए, 50,000 तो सिर्फ रहने का खर्च आ जाता है पहले महीने का, ये है। और दूसरी बात ये है कि जब आप रूम खाली करेंगे तो वो सिक्योरिटी मनी आपको ज़्यादातर केस में वापस नहीं मिलेगा। कितना भी FIR कर लिया, अभी मेरे एक दोस्त हैं वो FIR तक की, लेकिन उनका पैसा वापस नहीं मिला। ये सब एक चीज़ ऐड करूंगा सर यहाँ पर मैं, महिलाओं की सुरक्षा। सर अभी हमारी खुद की दोस्त है, नाम नहीं लूँगा कैमरे पे, लेकिन हमारी खुद की दोस्त यहाँ करोल बाग रेगरपुरा वाले रोड में घूम रही थी, उसको सरेआम दिन दहाड़े एक मनचले ने उसको गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार करा। वो तो हम वहाँ पर थे कि उसको फिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन सर पुलिस स्टेशन में पुलिस की रवैया ये थी कि वहाँ पर FIR जल्दी दर्ज नहीं किया गया, मतलब समझाया गया कि आप FIR मत दर्ज करिए, आपको हो सकता है कोर्ट जाना पड़े। तो हमारा न्यायपालिका अगर इतना दुरुस्त नहीं है और हमारा पुलिस इतना दुरुस्त नहीं है, तो फिर हम भरोसा किस पे करें? फिर तो ये एक तरह से अराजकता फैलाई जाएगी। ऐसे हम खुद से ही अपना न्याय ढूंढेंगे, क्योंकि न्याय तो चाहिए हम लोगों को। ये है सर एक मुद्दा। आपने इलाके में लड़कियों की सुरक्षा की बात की थी, यहाँ पर लड़की खड़ी है, क्या नाम है आपका? कृतिका। आप तैयारी कर रही हैं जी, कब से? 2023 से। 2023 से। तो ये जो उन्होंने बोला कि सेफ्टी का माहौल, क्या सही मानती हैं सर? सेफ्टी तो बिल्कुल भी नहीं है अगर सही कहे तो, और पुलिस की कोऑपरेशन नहीं है यहाँ पे मतलब आप कंप्लेन करने जाओ तो FIR हो जाएगी, या आप पिंक बूथ चले जाओ, पिंक बूथ में ताला है, तो सेफ्टी तो नहीं है, कम है। और क्या आप लोग को लगता है यहाँ जो मूवमेंट हुआ था, आप लोगों ने आंदोलन किया था, कुछ बदलाव दिखा? उतना नहीं, या मे बी बिल्कुल भी नहीं। हम लोग को एक्सपेक्टेशंस था कि यहाँ कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ऐसे कोई आए, यहाँ पे देखे क्या हो रहा है यहाँ पे। बस हुआ है कि लाइब्रेरी जो अंडरग्राउंड थी वो सब बंद हुई है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। जो चाहते थे कि कोई ऐसे जो डेथ्स हुई हैं जिन बच्चों की, उनके वो नहीं होनी चाहिए थी, और मतलब
यहाँ पे आप देख रहे हो अभी भी रोड्स का हाल आप देख सकते हो क्या है। और अभी फिर से बारिश का मौसम आएगा, फिर से वही सब होगा। ड्रेन क्लीनिंग नहीं होती है, वो नहीं है। हाइजीन आप अगर कैमरा पैन करके दिखाओ तो हाइजीन आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का कितना है। तो ये सब में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी, जो बिल्कुल भी नहीं हुई है। आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या थी, मैं जानना चाहता हूँ। भाई आप लोगों ने कहा कि चीज़ें नहीं बदली, जो हम लोगों ने आंदोलन किया, आप लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद जो आप लोग चाहते क्या क्या थे, क्या होना क्या चाहिए था, क्या नाम है? सर मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है। मैं बिहार से हूँ सर। मैं पिछले बिहार में मुंगेर से हूँ सर। जी सर। बड़ा मशहूर जिला है आपका। योग नगरी है। बिल्कुल बिल्कुल नई पहचान दिलाने के लिए। बिल्कुल सर। रेंट बहुत कम होना चाहिए सर। ये रेंट बहुत ज़्यादा है रेंट। मतलब 15,000 रुपये आप सिर्फ एक छोटे से खोली का ले रहे हो, बेसिकली आप कह सकते हो इसे, तो वो नहीं होना चाहिए। लाइब्रेरी का आप 3,000-4,000 फीस ले रहे हो। बस डिफरेंस पहले से इतना आया कि ग्राउंड फ्लोर पे पहले लाइब्रेरीज थी, अब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसा हो गया है। लेकिन फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है। खाने का क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं है। कोई हाइजीन नहीं है यहाँ पे। छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए। सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी अगर हो तो फिर अच्छा लगता है सर। बस यही है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोई कभी आता है यहाँ पर आप लोगों के बीच, स्टूडेंट्स बीच, कोई यहाँ पर मतलब कैसे चीज़ें चेंज होने के लिए कोई चर्चा होती है? जब आप लोग कर रहे थे आंदोलन तो लोग आए होंगे, कुछ प्रोमिस किए होंगे। हाँ सर, हम लोग जब यहाँ आंदोलन कर रहे थे तो संजय सिंह जी आए थे, सांसद हैं हमारे राज्यसभा के। संजय सिंह जी यहाँ पर आके जो उसमें बोल के चले गए कि हम 1 करोड़ या 1-2 करोड़ रुपए देंगे जिससे लाइब्रेरी बन जाएगी। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ कहीं लाइब्रेरी बनी है सर। फिर उसके बाद यहाँ पर अतिशी जी आई, उन्होंने भी बोला कि लाइब्रेरी बनाई जाएगी। सर मेरा मानना है कि यहाँ पर सबसे करप्ट बॉडी जो है दिल्ली सरकार के अंदर सर एमसीडी है, सबसे करप्ट। और मैं कहता हूँ कि राउज आईएएस में जो भी हुआ उस दिन, उसमें सबसे पहला जिसका हाथ है वो एमसीडी का हाथ है। आप अलग बात है कि आप राउज आईएएस के ओनर को उठा लिए, उनकी भी गलती थी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। वो आप वहाँ पर गोरखा एक गाड़ी पार हो रही थी सर, वो बहुत हाईलाइट हुआ था केस। गोरखा गाड़ी वाले की क्या गलती है? जब वहाँ पर पानी जमा है तो वहाँ पानी जब जमा है तो गाड़ी तो पार होगी। आप राइट टू मूवमेंट किसी का रोक नहीं सकते हो। अगर आप रोक रहे हो तो बहुत ख़राब बात है ये। और सर वहाँ पर पुलिस सबसे सॉफ्ट टारगेट उस गोरखा वाले के ड्राइवर को बनाई। अच्छा, मैं कहता हूँ कि वो हादसा हुआ, 3 लोगों की जान गई, उसमें एमसीडी जिम्मेदार थी, ये प्रूव है। एमसीडी के कमिश्नर को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? एमसीडी के कमिश्नर को सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए। एमसीडी के कमिश्नर से हम मिलने गए तो उनके पास बात रखी। वो हमसे कह रहे थे कि भैया आप एक काम करिए, हम लोग के ज़माने में ये था कि हम लोग घर ही में पढ़ लिया करते थे, आप लाइब्रेरी क्यों जाते हैं? वो हमें समझाने लगे, नैतिकता देने लगे। अब उनको पता नहीं वो कौन सा, उस समय लक्ष्मीकांत नहीं होता होगा, लेकिन हम तो लक्ष्मीकांत पढ़े हैं भैया। हमें जितना भी नॉलेज, हम जानते हैं कि हमारा अधिकार है कि सरकार से हम मांगे कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी बने। अच्छा, एक लाइब्रेरी बनी भी है डीडीए की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है। 40 सीट की लाइब्रेरी बनी है और उस 40 सीट की लाइब्रेरी में पता नहीं कितनी की पूर्ति हो जाएगी। और उसका उद्घाटन करने के लिए खुद स्वयं एलजी साहब यहाँ पर आए थे। मैं बता दूँ आपको, एलजी साहब को थोड़ा भी शर्म नहीं आया कि 40 सीट हम भिखमंगे हैं क्या? हम यहाँ पर लाखों की संख्या में रह रहे हैं, आप 40 सीट की लाइब्रेरी बना के दोगे? और एलजी साहिब के साथ वो जो सांसद हैं यहाँ पर, वो भी सांसद साहिबा भी आई। अब उनको लाइब्रेरी और सर लाइब्रेरी आप जाके देखिएगा तो खूब फैशन में बनाया गया है। उस फैशन में कैंटीन भी दी गई है, बाहर पार्क भी दिया गया है। पार्क में नहीं बैठना, हमें लाइब्रेरी में बैठना है। लाइब्रेरी में आप बैठने के लिए जुगाड़ लगवाइए। अच्छा, एक चीज़ और सर, यहाँ पर एक सर अवध ओझा सर पे बहुत ज़्यादा हमारे मित्र यहाँ पर बोलने को, हाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अवध ओझा सर बहुत बड़े, आप लोग उनसे हाँ अरे सर ये सब नेक्स्ट आईएएस के हैं, नेक्स्ट सर। अवध ओझा सर हमारे गुरुतुल्य हैं, बहुत उनकी इज्जत करता हूँ मैं, क्लास में तो बहुत इज्जत करता हूँ। चूँकि अब चुनाव लड़ रहे हैं और मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मैं उनकी आलोचना करने का हर हक रखता हूँ सर। और मैं पहला आलोचना ये करना चाहता हूँ कि उनके पास नॉलेज है, लेकिन नॉलेज के साथ कैरेक्टर भी होनी बहुत ज़रूरी है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ सिन, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। हम नहीं कुछ कह रहे सर, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ सिन। और उनके आप क्लास में जाइएगा तो क्लास में आप एक उनका वीडियो हमको दिखा दीजिए सर, जहाँ पर अवध ओझा सर पूरे क्लास में पढ़ा रहे हो। एक बहुत इस पे भी गर्वान्वित महसूस करते हैं कि चंबल की डकैती
और अवध ओझा की बकैती, उस पर बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए जाएंगे तो वहाँ पर भी वो बकैती करेंगे और इससे हमारा सुधार होगा? अब बताइए सर, वहाँ जाके बकैती करेंगे और ये बोलेंगे कि फलाना बाहुबली के सामने तुम कुछ बोल के देखो, ऐसे खोलेंगे ऐसे। आप क्या बताना आप एग्जाम्पल क्या सेट करना चाह रहे हैं? आप यहाँ मास्टर हैं, आप यहाँ पर मास्टर जो है वो अच्छा एक चीज़ है सर, कन्फ्यूशियस एक गोल्डन रूल दिया था। कन्फ्यूशियस एक बहुत बढ़िया आदमी है, वो गोल्डन रूल दिया था कि जैसा आप चाहते हैं ना कि आपके साथ लोग करें, वैसे ही आप दूसरों के साथ करिए। अच्छा, मैं अवध ओझा सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। क्या वो रुक जा भाई, क्या लाइब्रेरी है तो क्या? एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर एक चीज़ और कि कन्फ्यूशियस ने एक बहुत अच्छा रूल दिया था, गोल्डन रूल, मैंने बताया अभी। एक चीज़ उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवध ओझा जी आते हैं और क्लास में हम लोगों को बोलते हैं कि फलाना बाहुबली हैं और फलाना पता नहीं किस किस गैंगस्टर का नाम लेते हैं। क्या जो हमारे अंदर वो शिक्षा डाल रहे हैं वो खुद के बच्चे में डालेंगे? वो चाहेंगे कि उनका बच्चा जाके वहाँ पर गैंगस्टर बने? क्यों नाराज होता हो? मैं नाराज़गी का कारण ये है सर कि पहले चीज़ ये कि देखिए, बकैती करिए, लेकिन बकैती से आप सामने वाले को बहुत हर्ट करें, आप सामने वाले को झूठी दिलासा दें। आप प्रैक्टिकल बात करिए। आप बाहुबलियों को अच्छा दिखा के और क्या 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 सेट करना चाहते हैं आप? दूसरी चीज़ की बकैती आप कर रहे हैं, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप हमारे वजह से फेमस हुए, हम जो लड़के हैं यहाँ पर उनकी वजह से फेमस हुए हैं। यहाँ पर अवध ओझा सर हम लोगों से पूछने कभी नहीं आए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, कि भाई हम विधायक बनने वाले हैं और बहुत नामी विधायक बनने वाले हैं, हम पहली बार पता नहीं बनने वाले हैं, चुनाव होगा। सर मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि बन जाए तो उनकी असलियत पता चल जाएगी, 5 साल में बन जाएंगे तो असलियत पता चल जाएगी। कहेंगे ना मौका दो, उसके बाद मौका दो सर, ये मौका दो जो है ना ये फंसाने वाला है, ये चक्रव्यूह है सर। उस मौका दो में कितने आए और कितने गए मौका लेके, उसमें एक अरविंद केजरीवाल जी हैं। मौका दो, करप्शन ख़त्म करेंगे। अन्ना हजारे जी हमको आज तक नहीं दिखे, उनका आइडियोलॉजी आज तक नहीं दिखा। हमको मौका दो, मौका दिया गया। मौका देने का ये है हम आज आलम कि यहाँ पर हमारे 3 भाई खो गए, नाली के पानी में डूब के मरे हैं सर, ऐसे पानी नहीं, नाली के पानी में डूब के मरे हैं, उनको मौका दिया गया। अब यहाँ पर हमारे अवध ओझा जी आए हैं, उनका भी 5 साल में हम लोग देख लेंगे कि क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन अवध ओझा सर से हमें इस बात पे क्लैरिफिकेशन ज़रूर मांगूंगा कि वो जो बकैती वाली बात यहाँ करते हैं, वो जितना भी 3-5 करके वो टिकट तो पा लिए हैं, अब वो क्या चाहते हैं, क्या हम स्टूडेंट के लिए करना चाहते हैं, वो कैमरा पे आके बताएं। और ये हमारी सबसे बड़ी मांग है और उनको बताना होगा, नहीं तो फिर हम छात्र ने आपको बनाया है, हम छात्र ही गिरा सकते हैं। तो उनसे बहुत और कभी आए हमारे से मिले यहाँ पर, क्योंकि अब टीचर नहीं रह गए हैं, तो नेता अब नेता हो गए हैं। अब वो शिक्षक, अब वो शिक्षक नहीं रहे, नेता है। नेता किसी को कुछ देता नहीं है, वो तो भगवान जाने। लेकिन उनको यहाँ आना होगा, हमसे बात करना होगा और हमारी परेशानियाँ सुननी होंगी। आप एक चीज़ खुद और बताइए कि यहाँ पर उनके क्लास में वो खुद ही बहुत इरेगुलर रहने वाले व्यक्ति, जो हमेशा रेगुलरिटी दिखाते क्लास में, वो आप अगर वो उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचा भी देते हैं तो आपका क्या कैसे गारंटी लेंगे कि वहाँ पर भी वो इरेगुलर नहीं रहेंगे और वो हमारे हक के बारे में सोचेंगे? ये तो पर्सनल बात हो गई है, वो कल को क्या करेंगे उसके बाद जज करना चाहिए। अभी से उसको लेकर जज नहीं करना चाहिए कि वो कल को क्या करेंगे नहीं करेंगे। बाकी क्षेत्र की जनता है वो वहाँ की तय करेगी भाई कि वो काबिल हैं कि नहीं हैं, वो क्या करेंगे। हमारा कहना ये है कि आप यहाँ पर ईमानदारी जो दिखाएं, आप वहाँ पर भी वैसी ईमानदारी दिखा दीजिएगा कि आप बच्चों से अगर यहाँ पर ईमानदार होकर पढ़ाए हैं तो वहाँ पर भी आप ईमानदार रहेंगे। क्योंकि सर नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है। और वही अवध ओझा जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हम छात्रों से भी आके पूछें और हमसे जाने कि क्या वहाँ पर हम चाहते हैं। ये है। क्या नाम दोस्त आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार सिंह है। हाँ, मैं 2 साल से कर रहा हूँ प्रिपरेशन। हाँ, रहने वाले कहाँ के हो? मैं बिहार मोकामा का रहने वाला हूँ। मुकामा के। बड़ा चर्चा में इस वक्त आपका जिला। हाँ, गोली चल गई, क्या हुआ? हाँ, चीज़ें हैं जो
कुछ अनुकूल नहीं चलती हैं, तो इसी वजह से कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी फेमस है, कुछ बुरी चीज़ों के लिए भी फेमस है। तो आपके क्षेत्र में क्या है, क्या आप लोग चाहते थे, क्या हुआ जो चाहते थे हुआ कुछ? द थिंग इज़ दैट कि हमारा जो क्षेत्र है ना, वो अगर आप एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा क्षेत्र बहुत प्रॉस्पेरस है, क्योंकि वहाँ ब्लैक सॉइल पाया जाता है एंड दैट इज़ वेरी गुड। जो दाल की खेती के लिए वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म वहाँ पे आनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में सीड सॉइल इरिगेशन पे काम होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। तो ये क्षेत्र की समस्या है वहाँ पे। और दूसरी बात है कि चीज़ों को अच्छी तरीके से, जैसे जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी रन कर रही हैं वहाँ पे उस क्षेत्र में, कोई भी एग्रीकल्चर पे काम नहीं कर रहा है। एग्रीकल्चर वहाँ पे आज भी उसी पद्धति से हो रही है जिस पद्धति से पिछले 100 साल पहले हुआ करती थी। तो चीज़ें अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं, जैसा कि हमारे MS स्वामीनाथन जी ने भी कहा है कि अगर फार्मर के इनकम को आप डबल करना चाहते हैं, मान लीजिए एग्रीकल्चर में ही लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो अगर आप डबल करना चाहते हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लानी पड़ेंगी, जो कि बिल्कुल नहीं है। राज्य सरकार द्वारा भी पहल नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा भी पहल नहीं है। चीज़ें पहले वादा की गई थी वहाँ के क्षेत्र के लिए कि भाई अपन पुल बनाएंगे, वाटर लॉगिंग के लिए काम करेंगे, बट कुछ वैसी चीज़ें नहीं है। तो हाँ, ठीक है। 2 साल से दिल्ली में रह रहे हो, यहाँ कुछ लगा चेंज के नाम पे तो सर यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। आफ्टर दैट इंसिडेंट, वो इंसिडेंट होने के बाद चेंज बस यही हुआ है कि हम लोग का एक्सपेंस बढ़ गया है। वी आर पेइंग 20,000 हम लोग पे कर रहे हैं एक छोटे से कमरे के लिए, 5,000 पे कर रहे हैं लाइब्रेरी के लिए। मतलब चीज़ें वैसी ही हैं, स्लैब में हैं कि हाँ ठीक है। उसके बाद हमारा रहना खाना, यहाँ पे साल में रहिए तो अकाउंट हमारा 5 लाख रुपए साल का है खर्च, और फैसिलिटीज़ के नाम पे हमारा कुछ नहीं है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हम सब पे कर रहे हैं, फिर भी फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ नहीं है। जैसे बोला जाता है कि भाई राज्य सरकार हम पे क्यों ध्यान दे, हम यहाँ पे आए हैं। वी आर द पर्सन हु आर पेइंग। ठीक है, इंसिडेंस और इम्पैक्ट अलग अलग जगह पे है। इनडायरेक्ट टैक्स तो हम भी पे कर रहे हैं ना सर, अगर हम कुछ ले रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। वहाँ से GST जा रहा है, वहाँ से आपका सारा कार्य प्रणाली चल रहा है। तो आपको तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना, चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, किस तरीके से चीज़ें करें ताकि हम लोगों को सुविधा पहुँचे। और सुविधा के नाम पर आप कुछ दे नहीं रहे हैं, ना सिक्योरिटी है। जितने भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, कोई स्टेक होल्डर ध्यान देने को तैयार नहीं है कि चीज़ों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि मुझे यहाँ पे समझ में आता है। दिख नहीं रहा कुछ बदलते हुए। बदलाव के नाम पे सर बताया ना मैंने कि हमारा बस वो बढ़ गया है कि हमारा एक्सपेंस बढ़ गया है। बदलाव वही है ना। गवर्नमेंट, ये भी चर्चा बहुत चली थी कि कोचिंगें यहाँ से बाहर जाएंगी, नोएडा शिफ्ट होंगी, हैं, यहाँ से जो भीड़ ज़्यादा हो गई है। ये भी चर्चा हुई कि भाई यहाँ भीड़ ज़्यादा है ही क्यों, आप लोग अपने जब बिहार से हो, यूपी से हो, जहाँ से हो, वहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे हो। इन सब सवालों के बारे में क्या सोचते हो आप लोग? सर देखिए, हमारा स्टेट तो जो है वो है। बिहार और झारखंड के पीछे पिछड़ापन को कौन नहीं जानता है। वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, बच्चे यहाँ पर आएंगे। यूपी भी उतना अपॉर्चुनिस्टिक जगह नहीं है जहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। यहाँ पर हम आए और बात कहना चाहेंगे, यहाँ हम आएंगे, यहाँ पर हमको सब कुछ मिल रहा है व्यवस्था, तो हम यहाँ पर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जब आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम यहाँ पर अलग देश से आ रहे हैं, अलग प्लेनेट से आ रहे हैं। यहाँ पर तो आपको हमको सुविधा देनी पड़ेगी, हमारा हक है, इस पर तो आपको बात करना पड़ेगा। जैसा कि भैया आपने कहा कि आप लोग अपने राज्य में क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं पढ़ने का। देखिए, ढूंढते हैं, लेकिन इसका हम काउंटर जवाब यही पूछना चाहेंगे आपसे। उस नेता से आप कभी पूछे हैं कि उनका दांत में दर्द होता है तो दिल्ली ऑपरेशन कराने क्यों आते हैं, अब विदेश भी जाते हैं, क्यों जाते हैं? वहीं पर क्यों नहीं वो व्यवस्था की है कि दांत का दर्द वहीं पर उनका ठीक हो जाए? हाँ, क्या बोलेंगे भैया। देखिए, कुछ बदलने वाला नहीं है। हम लोग का जो करियर है वो दाव पे लगा हुआ है। बहुत बड़ा बिजनेस ट्रैप में हम लोग फंसे हुए हैं, जहाँ सिलेक्शन का रेट बहुत कम है और जो फीस इस तरह से वसूला जाता है, 2-2 लाख 2.5 लाख रुपया फीस होता है कोचिंग का। अच्छा मास्टर्स कर लेगा आदमी बढ़िया संस्थान से, तो वही उस जाल में हम लोग फंस चुके हैं। अब क्या ही BPSC, अभी देखिए छात्रों का क्या हालात है। BPSC देख रहे हैं, 70वीं BPSC, वहाँ 3 बार लाठी चला दी गई है। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हुआ, बच्चे वहाँ पर गए धरना डालने के लिए, तो वहाँ पर बच्चों को बोल दिया गया कि भाई आप धरना नहीं कर सकते हैं। वहाँ पेपर लीक हो रहा है तो वहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम ये मांगा जा रहा है कि भाई आप सील को खोल के दिखाइए। अरे क्या मूर्खता है सर,
क्या मूर्खता है उनकी कि वो सील खोल के चेक करेंगे। जहाँ तक ये सवाल है कि यहीं पर छात्र क्यों आते हैं, तो हम यहाँ पर जो छात्र तैयारी करने आए हैं वो आए भी उस उद्देश्य से हैं कि वो सेवा करने भी कल पूरे देश में जाएंगे। तो जो छात्र सेवा करने पूरे देश में जा सकते हैं तो वो पूरे देश के छात्र यहाँ पर तैयारी करने क्यों नहीं आ सकते। हमारे जनप्रतिनिधि जो भी चुने जाते हैं जब वो संसद में रहने आते हैं तो संसद में रहने के लिए उन्हें पूरा सांसद आवास दिया जाता है, पूरा एक स्टाफ दिया जाता है, पूरा लुटियंस जोन सांसदों से भरा हुआ है। तो क्या उन्हें सुविधाएं नहीं दी जाती ये कह कर के नहीं आप तेलंगाना से आए हैं, आप मध्य प्रदेश से आए हैं, आप नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, आप बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो आपको सुविधाएं हम नहीं दे सकते जो हम दिल्ली के जनप्रतिनिधियों को, दिल्ली के सांसदों को, विधायकों को दे सकते हैं। जब उन्हें किसी भी राज्य से आने पर, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं, तो उन्हें सुविधाएं दी जा सकती हैं। तो कल को हम भी आज छात्र रूप में हैं, परंतु कल कहीं ना कहीं सर्विस में जाकर किसी न किसी राज्य के किसी कैडर में किसी न किसी जिले को संभाल रहे होंगे, तो आने वाले उन छात्रों को क्या वो सुविधाएं नहीं दी जा सकती कि वो सही से रह सकें, सही से खाना प्राप्त उन्हें हो सके, एक सही उचित दाम पर वो रह सकें, क्योंकि वो यहाँ पर कल को एक सेवा का भाव भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल राजनीति में रहने वाले लोग ही सेवा का भाव रखते हैं। जैसे आप लोग बात करो तो हम शिकायतें कर रहे हो, है ना, तो यूथ से अपेक्षा भी की जाती है कि बदलाव वही लोग लाएंगे, यूथ ही लाएगा। कल को आप लोग अफसर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, तो आप लोगों से अपेक्षा रखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग उस अपनी जिम्मेदारी के बारे में क्या सोचते हैं? वोट जब पड़ता है तो आप लोग डालते हैं, युवा डालता है, यूथ डालता है, तो आप लोग क्या देखकर वोट डालते हैं? लगता है कि आप लोग जो वोट डाल रहे हैं उससे कुछ बदलाव आ रहा है, कोई चिंता यूथ की कर रहा है, लगता है ऐसा? देखिए, बदलाव का ये है कि जब सबसे बड़ी ऐसे मैं मांग अब जब करूँ 2021 में मेरी एमएससी हुई थी और 2019 में मेरी ग्रेजुएशन थी। उस दौरान में जब ग्रेजुएशन और एमएससी के बीच में नई शिक्षा नीति आई थी, तो उस नई शिक्षा नीति में काफ़ी बिंदु देखने को ऐसे मिले जो लगता था कि यार वो बातें हैं जो पिछले 8 से 10 सालों से हम अपने स्कूल के टाइम से करते आ रहे हैं। तो बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है और उसे आने में समय लगेगा, क्योंकि बदलाव एक साथ नहीं आता है, बदलाव आने में दशकों का समय लग जाता है। किंतु यदि वर्तमान समय के आधार पर जो आधुनिक समय है, अगर आधुनिक सुविधा और आधुनिक टेक्नोलॉजी का समय है, जिसमें चैट जीपीटी को आगे बढ़ते हुए चीन जो है आगे निकल जाता है और वो डीप डेस्क भी बना देता है, तो बदलाव अब तेज़ी से आने की आवश्यकता है। आ रहा है बट उसे और ज़्यादा तेज़ी से किया जाए। भारत में क्यों नहीं बन रही ऐसी चीज़ें? भारत में चीज़ें न बनने के कारण कहीं ना कहीं राजनीति है। राजनीति के कारणों से हम डेवलपमेंट पर कम ध्यान देते हैं, हमारा ध्यान और मुद्दों पर ज़्यादा है। इस देश में जो मुद्दे और हैं और जो वोटर्स भी कहीं ना कहीं उन्हें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि और मुद्दों को छोड़कर, जाति पाति को छोड़कर, या कौन पार्टी क्या उन्हें दे देगी। आज पार्टियों में खोड़ मची हुई है, कौन ज़्यादा दे सकता है, ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ मनी, ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी, बट ये कोई नहीं बता रहा कि हम ज़्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या देंगे। सही सवाल आपने पूछा, मैं पूछना चाहूँगी, कल के आप लोग अफसर लोग हैं तो कल के अफसर आज जो फ्रीबीज की बात हो रही है, जो पैसा देने के अकाउंट में बात हो रही है, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? यदि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सरकार फ्रीबीज के माध्यम से दे देगी, कमोडिटी के माध्यम से दे देगी, एक इकोनॉमिक मनी ट्रांजैक्शन के माध्यम से दे देगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का पैसा कहाँ से आएगा? पैसा और देश के पास संसाधन उतने ही लिमिटेड होते हैं। अब वो या तो डायरेक्ट जनता को दे दिया जाए या परोक्ष रूप से इस प्रकार दिया जाए कि वो जनता के हित में आए। यदि सड़क बनती है तो उससे मंडी से सड़क जुड़ती है, तो गाँव का किसान जो मंडी में फसल बेचने आता है वो उसी शहर में जहाँ पर वो बेचने आया है वहीं पर खरीदारी भी करता है, वहाँ का उद्योग बढ़ता है, तो वहाँ के लोग भी बाहर निकलते हैं। मैं खुद एक ऐसे कस्बे से हूँ जहाँ अनाज मंडी होने से उस कस्बे का विकास होता है, उस कस्बे के विकास से हम निकलते हैं, हमारे जिले का विकास होता है। अब उस जिले से मेरी आज ही हिम्मत है कि मैं उस यूनिवर्सिटी से बढ़कर दिल्ली तक आ चुका हूँ और कहीं ना कहीं अपनी सेवा में देश को आगे भी देना चाहता हूँ। तो विकास वहाँ से जुड़ता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से कुछ चीज़ें देने से विकास हो जाता है। परोक्ष रूप से विकास इस देश में लाना होगा। सर, एक्सपेंडिचर या खर्च जिसको कहते हैं सर, 2 तरह के होते हैं, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल। सर, और नॉन डेवलपमेंटल जो होते हैं जिससे विकास नहीं होता है, और उसमें आता है सब्सिडी। ये आप इलेक्ट्रिसिटी जो बांट रहे हैं, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट तक फ्री, मुफ्त, चाहे वो 50 करोड़ का व्यक्ति हो या 50 रुपए का व्यक्ति हो। तो सर, यहाँ बैलेंस कहाँ है? आप तो एक तरह से लोगों पे प्रेशर डाल रहे हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं और लोगों पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो सर, ऐसे जगह खर्च किया जाए पैसे जहाँ से कुछ विकास हो, जहाँ से आप स्कीम चलाएं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जिनको पिछड़े वर्गों के लिए। लेकिन आपका तो यही है कि भाई आप हर जगह फ्री दे दे। सब पार्टियां यही कर रही हैं। हाँ। है, मतलब एक नहीं, ऐसा नहीं कि कोई एक कर रही हो। देश में कि कौन क्या इसके पीछे का कारण भी ये है ना, अभी लिटरेसी रेट अपने इंडिया का डेवलप बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। HDI में हम लोग का रैंक देखिए, बहुत निम्न स्तर पर हम लोग, तो इस वजह से जनता समझ नहीं पा रही है। ठीक है, फ्री बीज की जहाँ तक बात करते हैं आप, फ्री बीज उस जनता के लिए अच्छा नहीं है, उसको मूर्ख बनाया जा रहा है। अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, ये 2 चीज़ बस सरकार दे दे, उसके बाद जनता खुद तय कर लेगी, वो विदेश से जाके फॉरेक्स ले आएगी। यहाँ पे आप बच्चे को शिक्षित कर दें, उसको यार एजुकेशन सिस्टम को एकदम से फ्री कर दें, तो वो बाहर जाके अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेगा। उसके लिए कौन सा बड़ा बात है? एक चाइनीज सेइंग है सर, एक चाइनीज कहावत है
कि अगर आप किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए पेट भरना चाहते हैं तो उसको मछली दीजिए, लेकिन उसको आप आजीवन पेट भरते रहना देना चाहते हैं तो उसको मछली पकड़ना सिखा दीजिए। तो यहाँ पर फोकस जो करना चाहिए सरकार को, वो मछली पकड़वाने के स्किल पे करना चाहिए, कैसे स्किल डेवलप हो और आदमी रोजगार प्राप्त करे और खुद स्किल डेवलपमेंट पे भी सरकार कुछ कर रही है, कौशल विकास योजना है और भी अन्य माध्यम से भी सरकार प्रयास कर रही है। उस पर अब कुछ जो सरकार कर रही है, हर कुछ का आलोचना भी उचित नहीं है, जो दिख रहा है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान नहीं है। आप ग्राउंड लेवल, अभी हम लोग दिल्ली पर आके ये बात को कह रहे हैं, लेकिन आप जब एक छोटे से गांव जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ जाके देखेंगे, अभी भी स्कूल में बाउंड्री नहीं दिखता है आपको, अनियमितताएं दिखती है, स्कूल में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षक की कमी है। तो ये सब वजह है कि देश डेवलप नहीं हो पा रहा है। सर एक चीज़ की वीआईपी कल्चर सर बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। सबसे लेटेस्ट एग्जांपल उसका देना चाहेंगे हम। वीआईपी कल्चर सर यही नेता बनेंगे, यही आवत हो जाए यहाँ। आप लोग भी तो कल को बनोगे। हाँ सर, एकदम एकदम ये समस्या वही है कि जो आज का यूथ चाह रहा है कि वीआईपी कल्चर खत्म हो, बट अगर सिस्टम ऐसा बना दिया जाएगा जहां ये दिखेगा कि नहीं वीआईपी बनने के बाद ही आपको सुविधाएं मिल सकती हैं, नहीं तो आप कीड़े मकोड़े जैसे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है केवल लुटियंस जोन के जाने वाला रोड, और जब मैं बाइक से वहाँ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर की रेडियल डिस्टेंस कवर करके मुझे एहसास होता है कि मैं यहाँ करोल बाग में रहता हूँ, कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहा हूँ और लुटियंस जोन में वहाँ पर एक राजा लोग रह रहे हैं। तो जब आपको ये दिखाया जाता है कि सिर्फ वीआईपी बनकर आप कीड़े मकोड़े से निकलकर सीधे राजा बन जाते हैं, तो वहाँ लोगों की इच्छाएं जगती हैं। तो सिस्टम का ऐसे डेवलप होने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति को एहसास हो कि उसके खुद का जीवन कीड़े मकोड़े का जीवन नहीं, उसका अस्तित्व एक मानव अस्तित्व है। तो जब उसे मानव के रूप में अपना अस्तित्व दिखाई देगा तो वीआईपी की होड़ नहीं मचेगी। वो कल्चर वीआईपी कल्चर का अभी सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल अभी उदाहरण देना चाहते हैं सर। बीपीएससी प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें डीएम साहब आते हैं। डीएम साहब का नाम है चंद्रशेखर सिंह, डीएम पटना, जो नीतीश कुमार के बहुत खास माने जाते हैं। वो डीएम साहब आते हैं और एक बच्चे को थप्पड़ लगा के चले जाते हैं। क्या मामूली मतलब उस मामूली बच्चे को आप थप्पड़ मार देंगे और आप सबके सामने उसकी डिग्निटी का हनन कर देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कैमरा के माध्यम से, क्या मैं उन डीएम को, और उन पे एक्शन नहीं हुआ है सबसे बड़ी बात, मैं अगर उन डीएम को अगर मैं कुछ थप्पड़ मार दूँ तो क्या मेरे पे अभी एक्शन नहीं होगा सर? मेरे पे अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर तो ठीक है, अराजकता आ चुकी है पूरे बिहार में। लेकिन अगर मेरे पे एक्शन होता है तो मेरी न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा, और डीएम साहब पे एक्शन नहीं होता है तो मेरा न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो अराजकता आएगा, और जो छात्र इतिहास गवाह है कि जो भी छात्र यहाँ पर छात्र आंदोलन हुए हैं, आसाम से लेके देख लीजिए आप, आज़ादी के टाइम से आसाम अकॉर्ड सब कुछ देख लीजिए, छात्र जहाँ पर भी बोला है सर तोड़ के रख दिए हैं कहीं पर भी, चाहे आप। अभी उसका एकदम से नया एग्जाम्पल है बांग्लादेश। सरकार बदल दी है, तो छात्र को जो अनदेखा किया जा रहा है, इसका परिणाम गलत भी हो सकता है। आप हर आए दिन देखते हैं कि पेपर लीक हो गया। आप बिहार का 10 साल का पिछला इतिहास उठा के बताइए कि कौन सा ऐसा एग्जाम बिहार सरकार कंडक्ट कराई है जिसमें कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इसमें क्या होता है, हम लोग जैसे गरीब वर्ग के बच्चों का भविष्य जो है खराब होता है। तो कल के आप लोग भाई, कल के अफसर लोग हैं आप लोग, बिल्कुल। हैं। अभी आपने बोला वीआईपी कल्चर की बात, अब कुंभ में देखिए उस एक बहस छिड़ी हुई है, आज हादसा हो गया, उसको लेकर तमाम लोग कह रहे हैं भाई क्या वीआईपी जो मूवमेंट है वो उसके पीछे वो कारण है। कल को आप सब अफसर लोग बनोगे, आप लोग वीआईपी बनोगे, आप लोगों को वही ट्रीटमेंट चाहिए होगा। बदलाव कौन लाएगा ये वीआईपी वाला? वही है ना कि वीआईपी ट्रीटमेंट लोगों को इसलिए चाहिए कि उन्हें लगता है कि एक साधारण मनुष्य को यहाँ पर इस देश में अभी माना ही नहीं जा रहा कि ऐसे भी सुविधा दी जा सकती हैं। यदि सबको एक डिसेंट सुविधा मिलेंगी, सबको इस प्रकार की सुविधा मिलेगी कि उन्हें एहसास है कि हाँ मेरा भी इस देश में सम्मान है, तो जब सबको सुविधाएं मिल जाएंगी, सबको सम्मान मिलेगा, तो एक होड़ नहीं होगी कि नहीं केवल वीआईपी बनकर ही मुझे सुविधा मिल सकती है, नहीं तो मैं कीड़े मकोड़े के जैसा जीता रहूँगा। तो वो कहीं ना कहीं जीवन में सुधार लाने की आवश्यकता है लोगों की। वीआईपी कल्चर देखिए, उसका 2 पहलू है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, आप कहीं के सेक्रेटरी हैं और किसी फंक्शन में शामिल होना आपका बहुत आवश्यक है, ठीक है, और अगर आपको वीआईपी मतलब जो इस ट्रीटमेंट को आप वीआईपी कह रहे हैं, मतलब वहाँ पे आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है। आप आम पब्लिक के बीच में जाएंगे तो आपका पूरा दिन चला जाएगा, बाकी का काम कौन देखेगा? ठीक है, तो दोनों पहलू है। और जहाँ तक कि सार्वजनिक पूजा के स्थल पे, मंदिर पे आजकल ये सब धंधा बन चुका है, ये बंद होना चाहिए, ये वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। लेकिन उसका दोनों पहलू, आप मोदी जी को आप बोलिएगा कि वीआईपी कल्चर नहीं देंगे, तो देश के मालिक है ना, आम जनता तो नहीं है। कहीं भीड़ में फंस गए और इतना अराजकता हुआ, उसका जवाबदेही कौन देगा? बोलें। ये है करोल बाग के स्टूडेंट्स, जो उनके मुद्दे थे उन पे बात की। एक आंदोलन बड़ा हुआ था छात्रों की मौत के बाद, डूबने के बाद, उस
को लेकर मैंने पूछा कि क्या कुछ बदलाव हुआ दिल्ली में, इस क्षेत्र में, करोल बाग में, तो उसके लेकर उनका जो पक्ष उन्होंने रखा। बाकी तमाम अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको ये बातचीत कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी हम दिल्ली चुनाव कवर कर रहे हैं, अभी तो दिल्ली के छात्र हैं, तो दिल्ली के बारे में, दिल्ली की चुनाव के बारे में इनसे बात नहीं हुई, मगर दिल्ली के मुद्दों के बारे में बात हुई, इनके मुद्दों के बारे में बात हुई। ऐसी और चर्चाएं करते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीत रहा है। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।